हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्लास 11th फिजिक्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इस लेसन के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार है सभी लोग कॉन्सेप्ट्स करने के लिए क्रिस्टल क्लियर? Let's get started! तो प्यारे बच्चे लोग, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी रिजिड बॉडीज के बारे में। तो रिजिड बॉडी क्या होता था? रिजिड बोले तो कठोर, यानी कि ऐसे बॉडीज जहां पर हम ये एज्यूम करते हुए चलते हैं कि उनमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम उनमें फोर्स अप्लाई भी करते हैं तो उनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे अड़े रहते हैं। ठीक है, वो रिजिड बॉडीज होते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। लेकिन सच क्या है, रियलिटी क्या है, जीवन का सत्य क्या है? सत्य यह है कि नो रियल बॉडी इज रिजिड। कोई भी रियल बॉडी रिजिड होती नहीं है एक्चुअली में। अगर मैं इस बलून की बात करूं और इसके अंदर जब मैं फोर्स लगाती हूं तो मुझे साफ साफ इसका डिफॉर्मेशन दिख रहा होता है। इसके शेप में जो चेंज आ रही है, इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल। अब वहीं अगर मैं इस सेल फोन की बात करूं तो इसके अंदर भी अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं, डिफॉर्मेशन एज सच दिख नहीं रहा है। तो इसका क्या ये मतलब है कि ये रिजिड बॉडी है, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है? नो, नॉट रियली। यही अगर मैं यहां पर एक हथौड़ा लेके आके इसे ठोक दूं तो क्या होगा? तो मुझे डिफॉर्मेशन साफ साफ दिखने लगेगा, हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक फिक्स्ड शेप, एक फिक्स्ड साइज होता है। और अगर हमें सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन लाना है तो हमें क्या करना होता है? हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। एट द सेम टाइम जो डिफरेंट सॉलिड्स हैं, जो अलग अलग सॉलिड्स हैं, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, एक बलून और एक सेल फोन दोनों ही सॉलिड्स हैं, बट दोनों के बिहेवियर में फर्क था। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं दो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, एंड दे आर इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस जो है ना, वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस पाना चाहता है, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाता है जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया जाए। समझ आया? नहीं आया? एग्जाम्पल, अगर हम इस बलून की ही बात करें, ठीक है, इस बलून पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का मकसद ही ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। लेकिन अब इस बैलून को गौर करो, जब तक मैंने फोर्स लगा रखा है तब तक तो ये डिफॉर्म्ड है, इसके शेप में चेंज है। जैसे ही मैंने फोर्स हटा दिया, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। करेक्ट? इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, जिसमें जो सब्सटेंस है ये अपनी ओरिजिनल शेप को वापस गेन कर लेता है जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हैं। इनफैक्ट इलास्टिसिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है कि ये जो है रेजिस्टेंस है टू डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, जो उसमें डिफॉर्मेशन लाना चाहता है, इस तरह के सब्सटेंसेस जो है ना, वो उस डिफॉर्मेशन को अपोज करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें अपना शेप चेंज नहीं करना है। सो समथिंग लाइक दैट। मतलब ये बैलून जो है ना, ये कहता है कि चलो ठीक है, अभी तो तुमने मुझे ऐसे कर रखा है तो मेरा शेप चेंज हो गया है, बट मुझे शेप चेंज करना नहीं है। इसीलिए जैसे ही मैं हटा देती हूँ ये फोर्स, तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्लास्टिसिटी की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोई हड़बड़ी नहीं होती है, कोई टेंडेंसी नहीं होती है। एग्जाम्पल, आटा, रोटी, चपाती, पराठा तो खाते ही होंगे आप लोग, और उसके लिए आटा भी लगाते हुए देखा ही होगा घर पे, है ना। तो अगर आप देखो इस आटे पे, मतलब गूंदा हुआ आटा है ये, इस पे अगर मैं यूं फोर्स लगाऊं दोनों साइड से, बहुत गौर करना, देखो क्या हो रहा है, इसकी जो शेप है ना ये चेंज हो गई। अब मैंने फोर्स हटा दिया है, बट स्टिल इसकी जो शेप है ये वैसी की वैसी ही है। ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर रहा है, और इस तरह के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो जो भी सब्सटेंसेस इलास्टिसिटी शो करते हैं उन्हें हम इलास्टिक सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस प्लास्टिसिटी शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक सब्सटेंसेस।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तभी तो हम इसे पढ़ रहे हैं, है ना। किस तरीके से सिग्निफिकेंट है, जैसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम सॉलिड्स का यूज़ करते हैं। स्पेशली जब हम इंजीनियरिंग डिज़ाइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर सॉलिड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे कि अगर मुझे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करना सबसे अच्छा रहेगा, एक आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने के लिए किस तरह का मटेरियल अच्छा रहेगा, अगर मुझे रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं तो वहाँ पे हम किस तरह के सॉलिड्स को यूज़ करते हैं और क्यों हम उस तरह के सॉलिड्स को चुनते हैं। अगर बात करें क्रेन्स की, क्रेन तो देखा ही होगा, जैसे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के काम आती हैं, राइट। तो क्रेन्स के अंदर जो वायर्स होती हैं वो किस तरह के सॉलिड का बना होता है, उसका थिकनेस कितना होता है, तो ये सारी चीज़ों का आइडिया हमें लगता है फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस लेसन के। स्ट्रेस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेस वर्ड जो है वो आज के टाइम पे तो बड़ा कॉमन हो गया है। लोग बोलते हैं कि यार इतना ऑफिस का काम है, रात को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो गया है, बड़ी टेंशन हो गई है, राइट। इस वाले वर्ड को तो हम सुनते रहते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मुझे स्ट्रेस को डिफाइन करना हो तो बड़ा सिंपल है, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बस यही होता है स्ट्रेस। लेकिन क्या सिर्फ इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट? नॉट रियली। तो हम लेंगे एक एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, यहां पर देखो अंदर एक स्प्रिंग है, दिख रहा है सबको? आई होप कि दिख रहा है। ठीक है, स्प्रिंग दिख रहा होगा अंदर, अमेजिंग। तो अब स्प्रिंग के हेल्प से हम समझेंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। देखो ये स्प्रिंग अभी ऐसे अपनी जगह पे लटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। मैंने क्या किया, नीचे से जो है एक फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या हुआ, जो स्प्रिंग है वो एलोंगेट हो गया, राइट, वो और लंबा हो गया। क्यों खींचा गया ये? क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। वो क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो इसे डिफॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने अप्लाई किया, सो दिस इज अप्लाइड फोर्स। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग के अंदर एक और फोर्स काम करता है, जो क्या करना चाहता है, इसे वापस अपने पोजीशन में ले जाना चाहता है, राइट। जैसे देखो, जब मैंने इसे नीचे खींचा तब ये नीचे आया, लेकिन जब मैंने इसे छोड़ दिया ये वापस चला गया। मैंने तो ऊपर धक्का नहीं मारा, तो कौन सा फोर्स इसे वापस अपने पोजीशन में ले गया? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन या फिर ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ आ गई बात? तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह का फोर्स है, इंटरनल कि एक्सटर्नल? इंटरनल, राइट। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, एक्सटर्नल तो मैंने अप्लाई किया जो फोर्स वो है, रिस्टोरिंग फोर्स तो इंटरनली ही लग रहा है ना। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में दूसरी चीज, अप्लाइड फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का तो काम ही यही है कि अप्लाइड फोर्स इसमें जो भी डिफॉर्मेशन लाए, रिस्टोरिंग फोर्स उसे उल्टा करके वापस ले जाए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोले तो F/A इज स्ट्रेस। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जैसे इसके केस में मान लो मैं अगर फोर्स ऐसे अप्लाई कर रही हूं, ठीक है, तो एरिया, कौन से एरिया पे फोर्स लग रहा है? ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, सो वो हो जाएगा मेरा ए। अगर एग्जाम्पल लेते हैं इस बलून का, ठीक है, बलून पे मान लो हमने इस तरीके से फोर्स लगाया, ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है। बट इस बलून के अंदर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो इसे वापस अपने शेप में लेके आ रहा है। सो दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, एंड रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस के यूनिट के बारे में, क्या लगता है यूनिट क्या होना चाहिए? यार मैथमेटिकली देखा जाए तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो है, तो यानी कि इसका ऐसा यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं पास्कल, राइट। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखते ही क्या हमें कोई और बड़ी ही फेमस क्वांटिटी की याद आ रही है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर, एग्जैक्टली प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट भी होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका ये मतलब है कि स्ट्रेस और प्रेशर
दोनों सेम चीजें हैं? नॉट रियली। जो प्रेशर है, प्रेशर इज बेसिकली जो अप्लाइड फोर्स है या फिर एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन जो स्ट्रेस है वो क्या है, कौन सा वाला फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स या फिर जो इंटरनल फोर्स है पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस। तो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस है ये 3 तरह के होते हैं। तो हम 3 तरह के स्ट्रेस के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टैंजेंशियल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये सारे के सारे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। इनमें फर्क क्या है कि फोर्स जो है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है उसका फर्क है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें, जो लॉन्गिट्यूड वर्ड है ये कहाँ से आया है, कहाँ पढ़ा है हमने? ये ज्योग्राफी में पढ़ा है, राइट? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो पूरे अर्थ को याद करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड, वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड, राइट? तो लॉन्गिट्यूड मतलब कुछ तो इसके लेंथ से लिंक्ड है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हम उस तरह के स्ट्रेस को कहेंगे जहां पर जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, हम वापस उसे स्प्रिंग की बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा स्प्रिंग था, राइट? स्प्रिंग पे मैंने फोर्स कैसे अप्लाई किया? यूं नीचे की तरफ। तो बेसिकली स्प्रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो तो ये वाला एरिया था, राइट? ये गोल। तो इस गोल के परपेंडिकुलर मैंने फोर्स नीचे की तरफ लगाया, उससे क्या हुआ? इस स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हुआ, राइट? मैंने बोला था लेंथ से कुछ लिंक है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की तब बात करते हैं हम जब भी जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? लेंथ में चेंज होता है। 2 तरह का चेंज हो सकता है, या तो ये लेंथ बढ़ सकता है, जैसे कि यहां पर लेंथ अगर बढ़ रहा है तो इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? लेंथ घट भी तो सकता है। इसी को अगर मैंने ऊपर की तरफ पुश कर दिया तो स्प्रिंग जो है उसका लेंथ और छोटा हो जाएगा, तो उस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इस एग्जांपल से देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास ये स्लिंग है। ठीक है, सबको दिख रहा है? दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया यूं नीचे की तरफ। क्या हुआ? इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। मैंने फोर्स कैसे लगाया? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैंने फोर्स इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगाया, तो क्या हुआ? लेंथ इसका इंक्रीज हुआ। किस तरह का स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन वही मान लो मैंने फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाया क्रॉस सेक्शनल एरिया के, बट ऊपर की तरफ लगाया, तो क्या हुआ? इसका लेंथ डिक्रीज हो गया, मैंने इसे कॉम्प्रेस कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब इसी एग्जाम्पल के साथ हम दूसरे तरह के स्ट्रेस की बात करेंगे जो कि है टैंजेंशियल स्ट्रेस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, टैंजेंट मतलब यहां पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे हम वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल होगा। मतलब अगर मैं ये सेम एग्जाम्पल लूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मेरा यही है, ये सर्कल है, लेकिन इस बार जो फोर्स है ना वो मैं परपेंडिकुलर नहीं लगाऊंगी क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इसके पैरेलल लगाऊंगी, यानी कि कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे फोर्स लगाने से क्या हुआ? क्या इसके लेंथ में इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। लेंथ में डिक्रीज हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? इसके शेप में चेंज आ गया। करेक्ट, पहले ये ऐसा था, अब ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। करेक्ट, तो इसके चेंज इन शेप इज नोटिस्ड। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? टैंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? समझ में आ गया? अमेजिंग। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के स्ट्रेस के बारे में। तीसरे तरह का जो स्ट्रेस है इसका नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रो बोले तो वाटर। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दें तो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट पे हर तरह से फोर्स लग रहा होता है, चारों ओर से ना उस पे फोर्स लग रहा होता है बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हम उस तरह के स्ट्रेस को कहते हैं जहां पर फोर्स जो है दैट इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी बाय अ फ्लूइड। जब कोई फ्लूइड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हर तरफ से फोर्स अप्लाई करता है तो वहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे कि ये एग्जांपल,
लेट अस सपोज पानी के अंदर ये बॉल है और अगर हम एक रबर का बॉल लें तो हम क्या देखेंगे, इस बॉल के ऊपर जो है हर डायरेक्शन से, ऊपर से, नीचे से, साइड से पानी जो है इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, करेक्ट। और इस केस में जो बॉल के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस का एक दूसरा नाम भी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्यों इसे कहते हैं ऐसा, क्योंकि ध्यान से देखो इस केस में बॉल में क्या चेंज आ रहा है, इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, नहीं, लेंथ डिक्रीज हो रहा है, नहीं, इसका शेप चेंज हो रहा है, नहीं, क्या हो रहा है फिर इसमें, अगर आप एक रबर की बॉल लोगे और अगर उसके ऊपर हर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है वो हल्का सा कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं चेंज इन वॉल्यूम और इसी वजह से इस तरह के स्ट्रेस को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो बच्चा लोग, स्ट्रेस तो हमें समझ में आ गया, बट ये स्ट्रेन क्या होता है यार? अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी हो अभी तक तो आपने क्या देखा, हर जगह जब भी स्ट्रेस एक्ट कर रहा था किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें किसी ना किसी तरह का चेंज हो रहा था। कभी उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा था, कभी उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, कभी उसके शेप में चेंज हो रहा था। तो कुल मिला के स्ट्रेस की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा था ऑब्जेक्ट में और उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिफॉर्म हुआ, हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड, ये बताता है हमें स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो हम देखेंगे कि स्ट्रेन जो है ये दो क्वांटिटीज का रेशियो होता है। जैसे मान लो अगर हम एक ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ था उसके मुकाबले कितना चेंज आया लेंथ में। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, राइट। तो इसका यूनिट क्या होगा, चेंज इन लेंथ भी मीटर में है, अगर ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में है तो भाई मैम भैया मीटर बाय मीटर है तो यूनिट क्या होगा, नो यूनिट। डायमेंशन क्या होगा, नो डायमेंशन। तो स्ट्रेन जो है ये एक यूनिटलेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो चलो अब बात करें स्ट्रेन के अलग अलग कैटेगरीज की। यहाँ पर फिर से हम तीन तरह के स्ट्रेन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, और आप देखोगे कि ये हर एक चीज जो है ना ये कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के टाइप से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये बताता है कि कितना लेंथ चेंज हुआ कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ, सो दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आपको याद हो जब हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल टू द एरिया तो इसके लेंथ में चेंज आया, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ लेंथ में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक, ऑन दो सिमिलर लाइंस हम बात करेंगे दूसरे टाइप के स्ट्रेन की, विच इज शियरिंग स्ट्रेन। हमने शियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात किया था, राइट। वो क्या था, वो था कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे, तो क्या होता है, शेप में चेंज आ जाता है। शेप में चेंज कैसे आता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, राइट। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मतलब एज्यूमिंग दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, और जो तीसरे तरह का स्ट्रेन है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। याद है हमने डिस्कस किया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में। वहां पर क्या हो रहा था, वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, सो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अब शुरू करेंगे हम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमें ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। और वो रिलेशन ये होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है, जैसे जैसे स्ट्रेस घटता है वैसे वैसे स्ट्रेन घटता है। बोलने का मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसे अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करना चाहे तो हम कैसे डिनोट करेंगे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस इज इक्वल टू K इंटू स्ट्रेन, जहां पर K क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां से शुरू होगी हमारी एक और कहानी, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल।
तो ये जो हुक्स लॉ था ये एक एम्पिरिकल लॉ था। एम्पिरिकल लॉ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लॉ जिसे हम ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट से पाते हैं, बट दिस इज ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो उस क्राइटेरिया के बियॉन्ड जो है हम उस लॉ को यूनिवर्सली सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हुक्स लॉ को हम कहते हैं एक एम्पिरिकल लॉ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशनशिप था इसे समझने के लिए हमने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया? हमने लिया एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, तो इसका एक लेंथ में चेंज आया। तो हमने क्या नोट डाउन किया? हमने नोट डाउन किया जो अप्लाइड फोर्स था उसे, हमने नोट डाउन किया कि लेंथ में जो चेंज आया उसे। तो बेस्ड ऑन ये सारी चीजें, ये सारी वैल्यूज जो हमने नोट डाउन की, हमने फाइनली एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो चलो देखते हैं एक टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ जो एक मेटल के लिए होता है, और इसी ग्राफ को देख के हम पूरे अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बच्चों अब इस ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखो, मतलब ग्राफ के अंदर बिल्कुल घुस जाओ, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ग्राफ के अंदर आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट O, A, B, C, D, E दिख रहा है सबको? अमेजिंग। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट O से लेके A तक, O to A, वहां पर हमें क्या दिख रहा है? वहां पर हमें दिख रहा है कि हमारा कर्व बिल्कुल लीनियर है, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी कि O से A तक जो है हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। यानी कि जो मेरा बॉडी है जिसके भी लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है वो O से A तक वाले रीजन में इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। वो एक इलास्टिक बॉडी है, यानी कि उसमें जब हम फोर्स डालते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होता है, जैसे ही फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। क्लियर? अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। अब फोकस करो A to B पे। देखो A to B में क्या हो रहा है? A to B के ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है अब इस रीजन में बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, बट स्टिल इस रीजन में भी ऐसा अभी तक हो रहा है कि जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। यानी कि यहां पर भी बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर शो तो कर रहा है, लेकिन जो पॉइंट बी है वो मतलब आप समझ लो कि इलास्टिसिटी शो करने का बिल्कुल आखिरी लिमिट है। इसीलिए इस पॉइंट बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अब बी के बियॉन्ड क्या होगा? अब हमें इलास्टिक प्रॉपर्टी देखने को तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं बी से सी और सी से डी। तो ये B से लेकर के D तक की जो जर्नी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर आप सिर्फ ग्राफ पे फोकस करो, आप देखो स्ट्रेस यानी कि जो Y एक्सिस पे है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। B to D जो है स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो ज़रा सा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेन है ना, जो चेंज इन डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप या उसका लेंथ इतना ज़्यादा चेंज हो जा रहा है कि वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। यानी कि यहाँ पर किस तरह का डिफॉर्मेशन हो रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। देखो मुश्किल है क्या ये ग्राफ? बहुत बच्चे कहते हैं कि मुश्किल है, बट आप देखो समझ समझ के पढ़ो, सब आसान है ना। तो हमने क्या देखा कि O से मतलब ओरिजिन से लेकर के A और B तक तो हमें इलास्टिसिटी दिख रही थी, लेकिन अब B से लेके D तक हमें क्या देखने को मिल रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब बात करते हैं पॉइंट D की। तो पॉइंट D जो है वो डिनोट करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मतलब वो एकदम उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। क्यों अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो? क्योंकि देखो D के बाद क्या हो रहा है? D to E पे फोकस करके देखो क्या हो रहा है। वहां पर तो गजब ही हो रहा है। वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा स्ट्रेस घट रहा है बट स्ट्रेन फिर भी बढ़ रहा है। अमेजिंग है ना। मतलब मेरा स्ट्रेस जो है वो घट रहा है, मतलब अगर हम अप्लाइड फोर्स को कम भी कर देते हैं तब भी हम क्या देख रहे हैं कि डायमेंशन में चेंज दिख रहा है, तब भी हमें दिख रहा है कि स्ट्रेन जो है वो बढ़ जा रहा है, राइट। एंड फाइनली जो पॉइंट ई है वो क्या है? उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो समझ में आ गया ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और वो क्या डिनोट करते हैं। अब इससे देखो, इस ग्राफ को देख करके हम किसी भी मटेरियल के बारे में कुछ कैसे बता सकते हैं।
देखो, अगर किसी भी मटेरियल में ये जो पॉइंट डी और ई है, ई क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब वहां पर जो है वो बॉडी फ्रैक्चर ही हो जा रहा है, मतलब वो टूट जा रहा है, ठीक है। तो डी और ई ये जो दो पॉइंट्स हैं, अगर ये दो पॉइंट्स बहुत क्लोज लाई करते हैं, अगर बिल्कुल पास पास में है, इसका मतलब है वो मटेरियल कैसा है? वो ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब जो टूट जाता है। ब्रिटल हम किसे कहते हैं? जैसे मान लो कांच की प्लेट है, जैसे ही टूट हाथ से गिरी तो वो टूट गई, राइट। तो ब्रिटल मतलब जो सामान आसानी से टूट जाए, उसे खींचने जाओ, मोड़ने जाओ, वो टूट जाएगा, राइट। तो ब्रिटल सब्सटेंस का जब भी आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि उसका जो डी और ई पॉइंट है, यानी कि जो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो फ्रैक्चर पॉइंट है, वो दोनों बहुत क्लोज लाई करेंगे। और अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में काफी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि ऐसा मटेरियल आसानी से टूटेगा नहीं। तो उस तरह का मटेरियल जो है वो डक्टाइल नेचर का होगा, मतलब उसे आप खींचोगे ना तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि उसे आप थिन वायर्स के फॉर्म में खींच सकोगे, उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ्स है ना, इन ग्राफ्स को देख के हम उन मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। आगे आगे हम और पढ़ते रहेंगे और फिर क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। बच्चों, ये बात ध्यान रखना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ये कर्व है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरीके का होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही दिखेगा कर्व आपका। तो ये जो कर्व अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये किस तरह के मटेरियल्स के लिए हैं? तो ये बेसिकली है मेटल्स के लिए। तो जब हम कुछ ऐसे सब्सटेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रबर, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस में हम देखते हैं कि जो इलास्टिक रीजन है ना, जो स्टार्टिंग वाला लीनियर कर्व है, वो इलास्टिक रीजन काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ वाई इस तरह के मटेरियल्स में हमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में इन डिटेल। तो बताओ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? बताओ, हुक्स लॉ में हमने इंट्रोड्यूस किया था इसे। तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे इन जनरल हम के से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की खास बात यह है कि ये हर मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इनफैक्ट जब हम इंजीनियरिंग डिजाइन्स की बात करते हैं तो वहां पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही एक यूजफुल पैरामीटर होता है। अगर ग्राफ के टर्म्स में बात करें तो हम क्या देखते हैं? ग्राफ का कौन सा वाला पार्ट है जहां से हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल सकता है? बताओ बताओ बताओ, कौन सा वाला पार्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जहां पर हम इलास्टिक बिहेवियर की बात करते हैं? एग्जैक्टली, जो पहला लीनियर कर्व है, यानी कि O से A तक वाला जो फेज है, वो वाला रीजन बहुत क्रिटिकल होता है इन इंजीनियरिंग डिजाइन्स। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी हम खास तौर से डिस्कस करेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि न्यूमरेटर में क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसे हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल Y से। चलो मैथमेटिकली देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलो थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। अभी अभी हमने क्या देखा कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बोले तो ये टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं विथ एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो, ये न्यूमरेटर जो है दैट इज बेसिकली स्ट्रेस, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। करेक्ट, तो इसे हम क्या फाइनली लिख सकते हैं? F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल। क्लियर? अब देखो यहां पर इस एक्सप्रेशन से हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि अगर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा है, इफ दिस इज अ ग्रेट वैल्यू, अ हाई वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल चेंज इन लेंथ।
क्योंकि देखो यंग्स मॉड्यूलस जो है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चेंज इन लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर यंग्स मॉड्यूलस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगा टू ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन लेंथ। अब जैसे मान लो कि अगर आपको यंग्स मॉड्यूलस डिटरमाइन करना है किसी वायर के लिए, फॉर अ मेटीरियल ऑफ अ वायर, तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो एक वायर के मटेरियल के लिए अगर मुझे ये निकालना हो तो वहां पर भी यंग्स मॉड्यूलस तो वही रहेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही चीज होगी। बट इसमें फर्क क्या होगा, जब हम वायर की बात करते हैं, एक वायर जो है कैसा होता है, एक थिन सिलेंडर के फॉर्म में होता है। समझ लो एक सिलेंडर जो बहुत 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 पतला है, दैट्स अ वायर। ठीक है, तो अब इस वायर के ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, mg। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका सर्कल है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर इज गिवन बाय mgl डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें रटने लायक था क्या। अगर आपको ये पता है कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस में आप फोर्स पर यूनिट एरिया पता ही है, फोर्स की जगह यहाँ mg एक्ट करेगा, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, इतना ही तो किया है हमने। तो एज सच इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि रटने के चक्कर में कई बार क्या होता है ना कि आर स्क्वायर को आर क्यूब लिख दिया, आर स्क्वायर को आर लिख दिया और आपका पूरा आंसर गलत हो गया। ठीक है, यहां तक सब कुछ बढ़िया है। अब हम बात करते हैं यूनिट की। अब देखो यहां पर हम साफ साफ नोटिस करते हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है ये क्या है, ये बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ना। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्ट्रेन है ना वो लेंथ का ही तो रेशियो है, करेक्ट। तो इसीलिए ये क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस का जो यूनिट होगा दैट विल बी सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो इसीलिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट है दैट इज ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है, ये वैल्यू सिग्निफाई क्या करती है, ये क्या बताती है हमें। तो देखो यंग्स मॉड्यूलस ये किसका मॉड्यूलस है, इलास्टिसिटी का, राइट। और हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। मतलब हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं उसे डिफॉर्म करने के लिए, तो वो सब्सटेंस कितना रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी। अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसके शेप को चेंज कर भी देते हैं, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो वो सब्सटेंस वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, दैट इज इलास्टिसिटी, राइट। तो अब अगर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब अगर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रेस ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन के लिए। मतलब एक लिमिटेड, एक गिवन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन को पाने के लिए, एक गिवन अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहती हूँ कि यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब बहुत कम स्ट्रेस से ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मतलब बहुत कम स्ट्रेस अप्लाई किया बट हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन मिला। स्ट्रेन इज ऑलवेज डिफॉर्मेशन, कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर हम दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स लेंगे। पहला एग्जांपल किसी रिजिड बॉडी का। अब रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है, रिजिड बॉडी तो वही होती है जिसमें हम कहते हैं कि यार डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट नील होता है, कोई डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। इसका मतलब उनका चेंज इन डायमेंशन इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि उसका स्ट्रेन इज ऑलमोस्ट जीरो, राइट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजिड बॉडी के केस में यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या बताओगे आप। यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और हम कह रहे हैं रिजिड बॉडी के केस में स्ट्रेन इज जीरो, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस इज इंफिनिटी, राइट। आसान था। अब एक दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक बहुत ही सॉफ्ट सा कोई मटेरियल है, जैसे कि कोई फ्लूइड है, जिसका जो शेप है या जो डायमेंशन है वो यूं ही चेंज होते रहता है, कोई खास फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
तो ऐसे केस में यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, देखो यहां पर फोर्स तो हम लगभग अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब ऐसे केस में यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल में अगर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब है कि वो मटेरियल जो है ज़्यादा डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेन हमें बताता है कि उसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा। अगर इस आटे के लोहे की बात करें तो इसमें डिफॉर्मेशन कम है कि ज़्यादा? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। हम जैसे इसे मोड़ रहे हैं, जैसा हम इसे शेप दे रहे हैं, इसमें वैसा ही शेप आ जा रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इसके केस में जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें तो हम नोटिस करते हैं कि जनरली मेटल्स के लिए यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिसका मतलब ये है कि हमें एक छोटा सा चेंज इन लेंथ क्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब हमें ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करना पड़ेगा, छोटा सा स्ट्रेन के लिए भी, छोटा सा चेंज इन लेंथ के लिए भी हमको काफ़ी फोर्स देना पड़ेगा। एंड दैट्स द रीज़न मेटल्स के लिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जो है ये हमेशा हाई होती है। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम स्टील के यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू देखें तो उस वैल्यू को नज़र में रखते हुए हम कह सकते हैं कि स्टील जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड है व्हेन कंपेयर टू वुड या फिर और भी कुछ अदर मटेरियल्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस के वैल्यू से हम ना ही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इलास्टिसिटी या इलास्टिक बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं हम, बल्कि उसके रिजिडिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमने। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर मटेरियल्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर ये 9.2 तो है नहीं। The graphs are drawn to the same scale. Which of the materials has greater Young's modulus? हमें बताना है कि किसका Young's modulus ज़्यादा होगा। अब देखो Young's modulus क्या होता है? Young's modulus होता है stress by strain, इसका रेशियो है ना। तो stress by strain बोले तो ये by ये मेरा स्ट्रेस है, इधर मेरा स्ट्रेन है। तो मतलब इस केस में जो स्लोप है इस कर्व का, ये स्लोप हमें बताएगा कि यंग्स मॉड्यूलस कितना है ना। तो स्लोप किसके केस में ज़्यादा है? अगर हम थीटा पर फोकस करें तो हम क्या देखेंगे, जब आप दोनों थीटा को कंपेयर करो तो आप क्या देखोगे कि स्लोप जो है वो मटेरियल ए के केस में ज़्यादा है। तो ए के केस में चूंकि स्लोप ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी यंग्स मॉड्यूलस की। ठीक है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज स्ट्रेस एंड बेस इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन तो आंसर हो गया। दूसरा पूछता है कि विच ऑफ द टू इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल। स्ट्रॉन्गर मतलब जो ज्यादा स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सके, राइट? मतलब हम इंसानों के लिए भी बोलते हैं ना कि यार जो जितना नेगेटिव सिचुएशन को ओवरकम कर सके वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो बिल्कुल टूट जाए वो स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ मटेरियल के केस में भी ऐसा ही है। तो हम नोटिस करते हैं कि स्ट्रांग कौन ज़्यादा है। हम नोटिस करते हैं कि अगर हम ए को देखें, ए का ब्रेकिंग पॉइंट ये है। उसी तरह बी को अगर हम देखें, जो फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं जिसे हम, वो ये है ना। तो हम देखते हैं कि ए जो है ना अपने फ्रैक्चर पॉइंट से पहले, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट पे वो ब्रेक हो जा रहा है, तो ब्रेक होने से पहले ए जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल कर रहा है व्हेन कंपेयर टू बी। तो इसीलिए ए जो है दिस इज स्ट्रॉन्गर। क्यों स्ट्रॉन्गर है सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये विथस्टैंड कर रहा है ग्रेटर स्ट्रेस बिफोर इट ब्रेक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, ये क्या है, डायमीटर, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज शोन। ठीक है, इनको हमने इस तरीके से रखा हुआ है। ये स्टील वाली वायर है जो ऊपर है, उसके नीचे ब्रास वाली वायर है। ठीक है, द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। कंप्यूट द एलोंगेशंस ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर। अब ऑब्वियस ही बात है कि भैया रॉड को, मतलब इस वायर को नॉर्मली ऐसे ही पकड़ रखे तो अलग बात है, जैसे नीचे वजन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा ना उसका लेंथ। तो मुझे वही इंक्रीज, वही एलोंगेशन मुझे निकालनी है।
तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टील वायर की, एक एक करके दोनों वायर की बात करेंगे। तो स्टील वायर के केस में जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कितना है 1.5 मीटर्स। जो रेडियस ऑफ द वायर है वो कितना है 0.25 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 0.125 सेंटीमीटर ये रेडियस ऑफ द वायर है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है एलोंगेशन, यानी कि डेल्टा L1 हमें निकालना है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम ब्रास वायर की बात करें तो उसके केस में जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर। उसके केस में जो रेडियस है वो बराबर ही है क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है, तो 0.125 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें निकालना क्या है डेल्टा L2। ठीक है, तो चलो स्टील वायर की बात करते हैं। स्टील वायर के केस में हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स है इस वायर पे वो फोर्स कितना होगा mg, राइट। अब ये स्टील वायर तो ऐसे ऊपर लगी हुई है, अब आप बोलोगे कि स्टील वायर के साथ तो बस ये 4 kg लगा हुआ है, नॉट रियली। इसके नीचे 4 kg भी है और इसके नीचे ये 6 kg भी तो है, राइट। तो जो टोटल फोर्स इस स्टील वाले वायर के ऊपर लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2g, क्योंकि दोनों ही इसके नीचे ही तो लगा हुआ है ना। तो यानी कि इस केस में जो यंग्स मॉड्यूलस होगा स्टील वायर के केस में वो कितना हो जाएगा F1 बाई A डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 बाई L1। ठीक है, A कितना हो जाएगा, अब R हमें पता है तो A हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो चलो वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू G, दैट इज 10G। ये F की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो 10 इंटू G की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, एरिया हो जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर, दैट इज 0.125 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ये हो गया एरिया। ठीक है, अब ऊपर क्या आ जाएगा L1 बाई डेल्टा L1, ऐसे ही होगा ना क्योंकि ये डिवीजन में है, तो L1 हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 तो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है तो हम आराम से डेल्टा L1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1.49 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेल्टा L1 निकाल लिया। ठीक है, अब आप पूछोगे यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू, तो वो तो हमें टेबल से पता ही है, टेबल से ही हमें दिख जाएगी स्टील की यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू और ब्रास की यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू। तो इस तरह से हमने डेल्टा L1 निकाल लिया 1.49 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स। इन अ सिमिलर वे अब बात करते हैं ब्रास वायर की। ब्रास वायर के केस में जो F2 होगा जो इस पे एक्ट करेगा ब्रास वायर के केस में वो कितना होगा, वो सिर्फ यही वाला मास होगा 6 ग्राम्स। यहाँ पर 4 ग्राम्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि जो ब्रास की वायर है वो तो शुरू ही यहाँ से हो रही है, तो इसके ऊपर क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर F2 क्या हो जाएगा M2G यानी कि 6G। तो इसीलिए यहाँ पर जो यंग्स मॉड्यूलस ब्रास वायर का होगा वो हो जाएगा F2 बाई A डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, यहाँ पर भी सारे वैल्यूज डालेंगे हम 6 इंटू G दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज पाई इंटू R स्क्वायर इंटू ऊपर आएगा L2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2। अब यहाँ पर भी सारी वैल्यूज पता है तो हम आराम से डेल्टा L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पर डेल्टा L2 की वैल्यू निकल के आती है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स। अब अगर आप ये पूछना चाहते हो कि क्या हमें यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यूज रट के रखनी है कि भाई स्टील में कितना होता है ब्रास में कितना होता है, नहीं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जनरली ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक और मॉड्यूलस के बारे में जिसे हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। अब जैसा कि यंग्स मॉड्यूलस के केस में भी हमने देखा था कि मॉड्यूलस इज ऑलवेज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब यहाँ बल्क मॉड्यूलस जो है ये स्पेसिफिकली किसका रेशियो है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल B से। और अगर मैथमेटिकली हम इसे देखें तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू -P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V।
अब ये P क्या है? P इज बेसिकली द प्रेशर बाय द फ्लूइड, राइट, क्योंकि जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है वो क्या है? दैट इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया बाय द फ्लूइड। जब फोर्स कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है, तो इसीलिए वो P आ गया वहां पर। और नीचे डेल्टा V बाई V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन, जो भी कह लो। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये नेगेटिव साइन, ये माइनस साइन क्यों है यहां पर? ये माइनस साइन इसलिए है, ये बताने के लिए है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। बहुत से बच्चों को ना ये छोटी सी बात याद नहीं रहती है और वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा। इसको दिमाग में सेट करने के लिए जो है पिस्टन वाला पिक्चर जो है ना दिमाग में कर लो सेट। पिस्टन कुछ ऐसा सा होता है, इतना तो सभी को पता है, राइट। अब आप देखो, जैसे जैसे मैं इस पेंसिल को अंदर धक्का मार रही हूँ तो मैं बेसिकली इस चेम्बर में प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वहीं अगर मैं प्रेशर को घटा दूँ, इसको दूर ले आए तो प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। वापस से प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। तो है ना भाई, ये पिक्चर अगर दिमाग में सेट रही तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है ये भी दिमाग में सेट रहेगा। तो अगर बात करें हम बल्क मॉड्यूलस के यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा यार? ये भी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही है। स्ट्रेन का जैसा कि हमें पता है कि कोई यूनिट है नहीं, तो जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो वही यूनिट होगा बल्क मॉड्यूलस का भी। तो बच्चों यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक और नया टर्म जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो हम देखते हैं कि जो बल्क मॉड्यूलस होता है ना, ये हमें कोई भी सब्सटेंस कितना कॉम्प्रेसिबल है उसके बारे में आइडिया देता है। कैसे? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। यस, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं K से, एंड K इज मैथमेटिकली इक्वल टू 1/B। तो इसीलिए बल्क मॉड्यूलस का जो भी हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सिर्फ उसी को पलट दो, उसी का रेसिप्रोकल लिख दो और मिल जाएगा हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो अगर हम सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स में और उससे कम गैसेस में। तो यानी कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है। अब अगर मैं पूछूं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है ना। तो यानी कि सॉलिड्स में बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा लिक्विड्स में और उससे ज़्यादा गैसेस में। एंड इन जनरल भी हमें पता ही है कि सॉलिड्स सबसे कम कॉम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे बिल्कुल सट के होते हैं, तो उन्हें फर्दर कॉम्प्रेस करना कुछ खास पॉसिबल नहीं होता। लेकिन वही गैसेस में उनके बीच में काफ़ी जगह होती है, तो काफ़ी स्कोप होता है हमारे पास उन्हें कॉम्प्रेस करने का, तो इसीलिए कॉम्प्रेसिबिलिटी गैसेस में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यार इतनी देर से हम सारे मटेरियल्स के इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की बातें कर रहे हैं, तो अब जानने का मन तो हो ही रहा होगा कि यार इसे हम डे टू डे लाइफ में कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है। तो एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है क्रेन्स। क्रेन्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये किसके काम आता है, ये एक हेवी व्हीकल होता है जो हेवी लोड्स उठाने के, लोड लिफ्टिंग में काम आता है। तो अगर आपने कभी गौर से क्रेन को देखा हो, अगर नहीं भी देखा है तो आगे कभी क्रेन दिखे तो ज़रूर ध्यान से देखना कि जहाँ से हम लोड को पिक करते हैं वहाँ पर एक रोप होता है, एक रस्सी होती है जो मेटल की बनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन डिसाइड करता है कि वो जो रोप है ना, उस रोप का थिकनेस कितना होना चाहिए, कि किसी ना किसी बेसिस पे तो डिसाइड करते होंगे, राइट। तो वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम कि वो रोप कितना थिक होना चाहिए? तो बेसिकली ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन, कि भैया उस क्रेन को कितना लोड उठाना है, 100 किलो उठाना है, 1000 किलो उठाना है, 10,000 किलो उठाना है, कितना वजन उठाना है। बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करते हैं कि उस रोप की थिकनेस कितनी होगी। है ना मज़ेदार? चलो इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं कि किस तरीके से अभी तक हमने जो भी पढ़ा इसे हम अप्लाई करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी क्रेन की जो रोप होती है उस रोप की थिकनेस कितनी होती है। तो अब देखो, जो हमारे पास टेबल है ना, उस टेबल से हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें, ठीक है, तो स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है दैट इज वो होता है 300 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो अब जिस वायर की हम बात कर रहे हैं कि भैया ये जो रोप, जिस रोप की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये तो मैंने बहुत मोटा सा बना दिया जस्ट टू टेल यू रोप क्या है तो एक सिलेंडर के फॉर्म में ही। तो रोप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, वेट डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज बेसिकली स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट, यही होता है। तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट स्ट्रेस, ठीक है। और फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू जी, फोर्स इज m इंटू जी डिवाइडेड बाई स्ट्रेस विच इज द यील्ड स्ट्रेंथ हियर, ठीक है। तो मास जो कि अब हमें चीज़ें नोन होती है कि भैया हमें कितना कैपेसिटी चाहिए, क्रेन का कितना लिफ्टिंग कैपेसिटी चाहिए। तो लेट अस सपोज हमें इतना कैपेसिटी चाहिए, तो मास हो गया 10 टू द पावर 4 kg, जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ली लेट से, और एस वाई की जो वैल्यू है दैट इज 300, मतलब स्टील की जो वैल्यू है दैट इज 300 इंटू 10 टू द पावर 6। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो मेरा जो रोप है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना होना चाहिए। तो मतलब ये वाला एरिया जो है वो इतना होना चाहिए, ठीक है, ये हमें पता लग गया। लेकिन ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस वैल्यू के बराबर या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि दिस इज माय मिनिमम वैल्यू, तो हम थोड़ा सा बफर रखेंगे क्योंकि भैया इतना मिनिमम चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे कुछ भी, लेट्स से मुझे शॉपिंग पे जाना है और मुझे कम से कम 100 रुपये चाहिए। अब कम से कम 100 रुपये चाहिए, उस केस में आप 100 ही रुपये लेके जाते हो तो काफ़ी चांस है कि आपको कम पड़ जाए, है ना। तो अगर आपको पता है कि कम से कम मिनिमम 100 रुपये चाहिए तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाओ साथ में। तो वही वाली बात है, हम थोड़ा सा बफर रखेंगे एंड दैट इज़ वाई। अब देखो ये जो एरिया है ना, ये मिनिमम एरिया होना चाहिए। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम आर की बात करें तो मिनिमम जो रेडियस की वैल्यू है दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा बफर रख के चलेंगे, इसीलिए हम रिकमेंड क्या करेंगे कि अगर इस केस में मुझे रिकमेंड करना हो कि भैया कितना थिक रोप लेना चाहिए, तो रिकमेंडेड रेडियस जो है वो रहेगा 3 सेंटीमीटर। देखो इससे थोड़ा बड़ा सजेस्ट किया गया जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ठीक है। अब इसके दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि यार आप ना एक ही सिंगल वायर ले लो, रोप ले लो जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो वो काफ़ी अच्छा खासा मोटा सा एक रोप होगा, ऑलमोस्ट लाइक अ रॉड। दूसरा ऑप्शन है कि आप बहुत सारे पतले 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 वायर्स ले लो और उनको जोड़ के जो है ना, उनको साथ में चोटी जैसा बना के एक रोप बना लो जिसकी थिकनेस है, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल, मतलब एक सिंगल रॉड से ज़्यादा एडवाइजेबल होता है कि बहुत सारे मल्टीपल पतले पतले वायर्स को जोड़ के आप अपनी डिज़ायर्ड रेडियस का थिकनेस बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े ये किस तरीके से प्रैक्टिकली काम आता है। एक और दूसरा एप्लीकेशन जो आई एम प्रीटी श्योर आप सभी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है या फिर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें यूज किया जाता है पिलर्स, ऐसे मोटे मोटे खंबे टाइप के होते हैं, राइट, जिसे हम कॉलम्स भी कहते हैं। तो अगर आप कभी ध्यान दोगे तो जनरली अगर आपका वो जो कॉलम या पिलर है वो राउंड अगर है भी, बट स्टिल उसका जो एंड होगा ना वो कुछ यूं होगा, ऐसे राउंड होके ऊपर जो है ना वो ऐसे स्प्रेड आउट टाइप का होता है, तो जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंड। तो जनरली हम देखते हैं राउंडेड एंड की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रखा जाता है इन पिलर्स का। क्यों? क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड है ना वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और वो ज़्यादा लोड को सपोर्ट कर पाते हैं, एंड दैट्स द रीज़न हम पिलर्स यूज़ करते हैं विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड्स। अब डिपेंड करता है यूसेज पे, जैसे जो भी बिल्डिंग जो भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका यूसेज कितना रहेगा, वहाँ पर कितना ट्रैफिक फ्लो करेगा, बजट कितना है, मेंटेनेंस का पर्सपेक्टिव देखते हुए, प्लस जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उस मटेरियल की रिलायबिलिटी क्या है, बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का डिज़ाइन होगा और किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाएगा उस कंस्ट्रक्शन के लिए। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर हम बिल्डिंग्स और ब्रिजेस की बात कर रहे हैं तो एक और ऐसी चीज़ है
है जिसे हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं इस तरह के कंस्ट्रक्शन में, और वो है बीम। बीम आपने देखा होगा, अगर कभी आपने घर कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा है या अपने आस पड़ोस में कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर कभी आप गए हो तो आप देखोगे वो मेटल्स के ना ऐसे लंबे लंबे रॉड्स टाइप के होते हैं, पतले पतले, सो दे आर बीम्स। उन्हें हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस में, ठीक है। और इनको यूज करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि ये बीम्स जो है ये बेंड कर सकती हैं, राइट। तो अब मान लो एक ऐसा ब्रिज है जिसको दोनों एंड में तो पूरा सपोर्ट दे रखा है पिलर वगैरह बना के, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली वो ब्रिज का यूसेज ऐसा हो रहा है कि उसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना उसमें बहुत हैवी लोड रह रहा है, तो उस केस में काफ़ी चांस है कि वो ब्रिज पूरा का पूरा बेंड हो जाए, राइट। तो इसीलिए इस तरह के बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंस्ट्रक्शन के लिए हम जिस तरह का मटेरियल चूज करते हैं वो ऐसा मटेरियल हो जिसका यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा हो। तो देखो किस तरह से ये जो मॉड्यूलस की वैल्यूज़ हैं ये हमें प्रैक्टिकली काम आती है। अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भी बहुत थोड़ा सा ही स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन मतलब डायमेंशन में चेंज, तो मतलब बेंडिंग जो है वो बहुत थोड़ा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के बावजूद भी, राइट। तो इसीलिए इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं, यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू है, ये हमें ये डिसाइड करने में मदद करती है कि किस तरह के पर्पस के लिए हमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक और इस लेसन के एंड तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिखो कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं एक और वन शॉट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।